सुप्रभात छात्रों। बीए, बीकॉम, बीएससी द्वितीय वर्ष हिंदी एसएल प्रश्न पत्र का नाम है कथेत्तर गद्य, तृतीय सत्र, सेमिस्टर फर्स्ट, प्रश्न पत्र क्रमांक 3। दोस्तों, आज हम स्त्री जो महज त्वचा है सुधीश पचौरी के लेख को लेकर इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सुधीश पचौरी का सबसे पहले हम परिचय देखेंगे। तो सुधीश पचौरी का जन्म 29 दिसंबर 1948 को जनपद अलीगढ़ में हुआ है तथा इनकी शिक्षा एमए हिंदी आगरा विश्वविद्यालय, पीएचडी एवं पोस्ट डॉक्टरेट शोध दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत मार्क्सवादी समीक्षक, प्रख्यात स्तंभकार, मीडिया विशेषज्ञ, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का रामचंद्र शुक्ल सम्मान, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से सम्मानित सुधीश पचौरी जो है, इनकी चर्चित पुस्तकें हैं नई कविता का वैचारिक आभार, कविता का अंत, उत्तर आधुनिक परिदृश्य, उत्तर आधुनिकता और उत्तर संरचनावाद, नव साम्राज्यवाद और संस्कृति, नामवर के विमर्श, उत्तर आधुनिक साहित्य विमर्श, दूरदर्शन विकास से बाजार तक, देरिया का विखंडन और विखंडन में, कामायनी, मीडिया और साहित्य, टीवी टाइम्स, साहित्य का उत्तराखंड, अशोक वाजपेयी, पाठक उपाठ संपादक, प्रसार भारती और प्रसार परिदृश्य, दूरदर्शन संप्रेषण और संस्कृति, स्त्री देह के विमर्श, आलोचना से आगे, मीडिया जनतंत्र और आतंकवाद, निर्मल वर्मा और उत्तर उपनिवेशवाद, विभक्ति और विखंडन, हिंदुत्व और उत्तर आधुनिकता, मीडिया की परख, पॉपुलर कल्चर, भूमंडलीकरण, बाजार और हिंदी टेलीविजन समीक्षा, सिद्धांत और व्यवहार, उत्तर आधुनिक मीडिया विमर्श, विदास बाबू की डायरी, फांसीवादी संस्कृति और पॉप संस्कृति आदि लेखन इनका रहा है। स्त्री जो महज त्वचा है, इसमें इस लेख में लेखक सदियों से जिन दो सामाजिक वर्गों को हाशियों पर रखा जाता जा रहा है वह दलित स्त्री है। यह बात इस लेख के माध्यम से लेखक स्पष्ट करते हुए कहने लगे हैं कि हाशिए पर दलित स्त्री को किस तरह से रखा जाने लगा है, परंतु आधुनिकता के लक्षणों के प्रभावी होते जाने और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता और चेतना के प्रचार प्रसार ने उपर्युक्त वर्गों को हाशिए से उठाकर अब चिंता की मुख्य धारा में ला दिया है। स्त्री विमर्श ने स्त्री जाति की अस्मिता और पहचान को अत्यंत ही दृढ़ता के साथ रेखांकित किया है। लेख में आगे लेखक कहने लगे हैं कि आज की स्त्री असूर्यपशा नहीं रही, वह प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सक्रिय भागीदारी और हस्तक्षेप के द्वारा राष्ट्र के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास में योगदान कर रही है। परंतु एक प्रश्न आज भी स्त्री के पक्ष को लेकर बना हुआ है, जो पुरुषवादी मानसिकता से संचालित होता रहा है कि क्या स्त्री महज एक त्वचा है, एक देह मात्र है। भूमंडलीकरण और बाजार आधारित उपभोक्ता संस्कृति में स्त्री को क्या सचमुच महज एक देह और त्वचा से अंतर
उत्तर समझा जाता है? सुधीश पचौरी ने वस्तुओं के विज्ञापन और बाजार के मूल्यों पर स्त्री की प्रस्तुति को अपने इस लेख का विषय बनाया है और लेखक कहने लगे हैं कि बाजारू संस्कृति ने एक ऐसे सौंदर्य शास्त्र का निर्माण किया है जिसमें स्त्री को तरोताजा, कोमल, आकर्षक देह के रूप में ही देखे जाने और पाने जाने की ललक बढ़ती जा रही है। स्त्रियों को सीधे संबोधित तमाम अंग्रेजी, हिंदी पत्रिकाएं और फैशन पत्रिकाएं ऐसे विज्ञापनों से भरी होती है जो स्त्री के चेहरे की त्वचा और बालों के प्रसाधनों को विज्ञापित करती है। इन तमाम विज्ञापनों में गौराई, ताजगी और आकर्षण जैसे शब्द बारंबार प्रयुक्त होते हैं। स्त्रियों के लिए विज्ञापित वस्तुओं, खासकर प्रसाधन सामग्री आदि के लिए अनिवार्य शब्दकोश की तरह है। ये नए सौंदर्य शास्त्र की आधारशिलाएं हैं। हम माने या न माने, प्रसाधन सामग्री और विज्ञापनों ने मिलकर हमारे समाज में स्त्री सौंदर्य का एक नया मानक स्थापित कर दिया है। धीरे धीरे हमारे बीच एक ऐसी स्त्री खड़ी हुई है जो भयानक आकर्षक है। उसकी त्वचा चमकदार है, वह तरोताजा है, मुस्कान उसके चेहरे पर हमेशा रहती है। फिल्मों में, सीरियलों में, विज्ञापनों में तमाम जगह की स्त्री का चेहरा युवा, चमकदार, तरोताजा और आक्रामक है। इस सौंदर्य शास्त्र का आधार त्वचा है। सारा ध्यान स्त्री के चेहरे पर है। तरोताजा बनाए रखने का दर्शन करता है कि मनुष्य का सौंदर्य उसकी खाल में रहता है। इस तरह समूचा प्रसाधन तंत्र मूलतः एक खाल तंत्र में तब्दील हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि बाहरी चकाचौंध और रंगने, पोतने, सजने, संवरने और प्रदर्शन की मानसिकता ने हमें अंदर से खोखला कर दिया है। हम आंतरिक शक्ति, चिंतन और विचार के पक्ष से दरिद्र होते जा रहे हैं। बाहरी दिखावा हमारी संस्कृति बनती जा रही है। यह बात सुधीश पचौरी जी इस लेख में स्पष्ट करने लगे हैं। लेख में आगे सुधीश पचौरी जी कहने लगे हैं कि महिलाओं में खास पठनीय एक अंग्रेजी पत्रिका के कुछ विज्ञापन इस प्रकार पढ़े जा सकते हैं। एक लेप का विज्ञापन कहता है, मेरी जैसे त्वचा के लिए यह लेप यानी लोशन हरी धरती पर लेप की बोतल हल्के बादामी रंग की पड़ी है। शीशी के पास लिखा है, त्वचा इतनी तरोताजा, त्वचा इतनी स्वच्छ। विज्ञापन का पाठ कहता है, जिंदगी आनंद है और इतना सब करने की है, किंतु अपनी त्वचा की खातिर वक्त निकालना जरूरी है। साबुन पानी से धोने के बाद यह शीशी को जो आपकी त्वचा को चाहिए रोजाना चेहरों पर लगाइए, एक ऐसे रंग को पाने के लिए जो सुंदर लगे। वर्षा आतप कुछ हो, देर रात में आए वह शीशी कोमल बनाएगी, झाइयाँ हटाएगी। इस भाषा को बोलने वाला स्त्री का चेहरा बाएं बाजू में है और गौर से देखे तो चेहरा बच्चों सा लगता है। ताजगी, कोमलता और स्वच्छता का प्रतीक शीशी के उपयोग का जबरदस्त प्रमाण। तो इस तरह से लेखक इस लेख के माध्यम से आगे कहने लगे हैं कि एक अन्य विज्ञापन त्वचा लेप को लेकर महत्व को समझाता है। तो इस तरह से समझाता है, देखिए, एक खूबसूरत त्वचा स्त्री की बहुमूल्य संपदा है। हर स्त्री चाहती है कि उसकी त्वचा सुंदर और कोमल दिखे। अब एक ऐसा लोशन आ गया है जो आपकी खाल की देखभाल करेगा, उसे छुए जाने योग्य बनाएगा। दाई और चमत्कारी शीशी है। हल्के गुलाबी रंग में
बाएं एक बूंद में एक सुंदरी समझाती है। अमेरिकी और यूरोपीय लोगों की त्वचा सफ़ेद होती है, भारतीय लोगों की खाकी होती है। धूप में 5 मिनट खुली रहने पर त्वचा काली पड़ जाती है। इससे खाल को बचाना जरूरी है। उसे एक छाते या टोपी की ज़रूरत है। वह शीशी एक पर्दा बना देती है जो खाल को जलने नहीं देती। आगे प्रश्न पलते तो एक नींबू वाले साबुन का विज्ञापन आता है। इसमें झरने के बीच एक सुंदरी साबुन के साथ अटखेलियाँ करती दिखती है। विज्ञापन का चित्र ही उसका संदेश है। फिर भी नीचे गहरे हरे पीले रंगों में लिखा है, हल्की महक और उत्तेजक नींबू की ताजगी, एक ताज़ा अनुभव। एक विज्ञापन गोरे रंग का पूरा शास्त्र ही रच डालता है। तो इस तरह से आगे लेखक समझाने लगे हैं कि विज्ञापनों के उदाहरण देने लगे हैं। लेखक इस लेख के माध्यम से कहने लगे हैं कि बाएं बाजू एक सांवली लड़की उदास नीची नज़र किए देखती है। नीचे लिखा है, अगर आप इसे पढ़ेगी तो गोरे होने का स्वप्न को साकार कर सकेगी। दाएं बाजू में एक रंगीन तस्वीर है जिसमें एक लड़की खुश है। वह एक फिल्म अभिनेत्री है जो कहती है, मेरे स्वप्न साकार हुए और मेरी दुनिया बदल गई। विज्ञापन के नीचे नारियल, खीरा, दूध आदि दिखाया गया है। एक अन्य साबुन दोहरी ताजगी दिखाता है। एक मर्द का गोरा चेहरा हंस रहा है जो स्त्रियों दो तरफ से चूम रही है। फिर मुहासा खत्म करने वाली क्रीम वाला कहता है, उस मुहासे को कैसे रोके या जो आपके चेहरों से आकर्षण को चुराता है। एक साबुन के बारे में एक सुंदरी कहती है, यह साबुन मेरी त्वचा की देखभाल जिस ढंग से करता है उस ढंग से मुझे प्यार है। स्त्रियों को सीधे संबोधित तमाम अंग्रेजी, हिंदी पत्रिकाएं और फैशन पत्रिकाएं ऐसे विज्ञापनों से भरी होती है जो स्त्री के चेहरों का, त्वचा और बालों के प्रसाधनों को विज्ञापित करती है। इन तमाम विज्ञापनों में गोराई, ताजगी और आकर्षण जैसे शब्द बारंबार इस तरह से दिखाई देते हैं। यह बात इस लेख के माध्यम से सुधीश पचौरी जी स्पष्ट करते हैं। स्त्रियों के लिए विज्ञापित वस्तुओं, प्रसाधन सामग्री आदि के लिए अनिवार्य शब्दकोश की तरह है। ये नए सौंदर्य शास्त्र की आधारशिलाएं हैं। हम माने या न माने, प्रसाधन सामग्री और विज्ञापनों ने मिलकर हमारे समाज में स्त्री सौंदर्य का एक नया इस तरह से मानक ही स्थापित कर दिया है। धीरे धीरे हमारे बीच एक ऐसी स्त्री उठ खड़ी हुई है जो भयानक आकर्षक है और उसकी त्वचा चमकदार है, वह तरोताज़ा है, मुस्कान उसके चेहरे पर हमेशा रहती है। फिल्मों में, सीरियलों में इस तरह से काम करती है। तमाम जगह स्त्री का चेहरा युवा, चमकदार, तरोताज़ा और आक्रामक है और इस सौंदर्य शास्त्र का आधार इस तरह से त्वचा है। यह बात लेखक इस लेख के माध्यम से इस तरह से स्पष्ट करते हैं और इस तरह से त्वचा पर ही समूचा बल ताज़ा, चमकदार और गोरी त्वचा पर है। सारा ध्यान स्त्री के चेहरों पर है। तरोताज़ा बनाए रखने का दर्शन कहता है कि मनुष्य का सौंदर्य उसकी खाल है और खाल में रहता है। इस तरह समूचा प्रसाधन तंत्र मूलतः एक खाल तंत्र में इस तरह से तब्दील हो गया है। यह बात लेखक इस लेख के माध्यम से स्पष्ट करने लगे हैं और इस तरह से आखिर इतनी तरोताज़ा खाल क्यों है, यह बात भी लेखक स्पष्ट करते हुए कहने लगे हैं कि 30 पर स्त्रियों की खाल ही क्यों चाहिए, मर्दों की खाल क्यों नहीं। तो इस तरह से इसलिए कि मर्दों के लिए ताकत का संदेश तय पाया गया है। मर्द ताकत का प्रतीक माने जाते हैं। उन्हें लक्षित विज्ञापन उनकी कोमलता का बखान नहीं करते। तो कोमलता स्त्री का विशेषण ठहरा है। कोमलता को तो मुरझाई नहीं हो, कोमल हो कोई चीज़ और ताज़ा न हो तो कोमलता दिखेगी कैसी? ताज़ा न हो तो आकर्षक कैसे लगेगी?
आकर्षक दिखना है तो कोमलता को ताज़ा होना होगा। हर सूरत में आकर्षक दिखना अनिवार्य है, कारण आकर्षण सौंदर्य का जगह ले चुका है और प्रसाधन शास्त्र ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह असुंदर को आकर्षक बनाते हुए अनिवार्य बना सकता है। तो इस तरह से अंग्रेजी के रूमानी कवियों ने सौंदर्य को शाश्वत आनंद का कारण कहा है। वह सौंदर्य वायवीय या अमूर्त था, भावना का था, हृदय का था। सौंदर्य प्राय दृष्टा की दृष्टि या भावना में रहता था। वह अगर शाश्वत और नित्य नवीनता से युक्त होता था, रमणीय वही होता था जो नित्य नया होता रहे। परंपरागत सौंदर्य शास्त्र में रूप सौंदर्य से अधिक भाव सौंदर्य पर जोर रहता था और नए सौंदर्य शास्त्र का सारा दारोमदार रूप पर है। इसलिए नखशिख रूप वर्णन का नया रीतिकाल एक उद्योग की शक्ल हो गया है। यह बात लेखक इस लेख के माध्यम से स्पष्ट करने लगे हैं। इस नए रीतिकाल ने पुराने रीतिकालीन दरबारी ग्राहक को हर जगह पैदा कर लिया है। विशाल मध्यवर्ग उन तमाम सुखों की लूट में व्यस्त है जो एक जमाने में सिर्फ सामंतों राजाओं में उपलब्ध थे और जिसका एकाधिकार था। उपभोक्तावादी युग ने उस सामंतीय अहंकार की मूछें मरोड़कर धर दी है। सामान्य परिवार की लड़कियों के चेहरों रूप सज्जा में नूरजहां के चेहरों का मुकाबला करते हैं। कभी कभी तो स्वयं नूरजहां प्रसाधन बेचने निकली होती है। विज्ञापन जगत के विशेषज्ञों ने कड़ी मेहनत से कुछ नुस्खे तैयार किए हैं। उसमें स्त्री के सामान्य भावों, गुणों और नाक नक्श का मानकीकरण किया जाता है। रूप वैविध्य जो प्रकृति का धर्म है, मैं ऐसे सामान्य सूत्र ढूंढ लिए गए हैं जो हर स्त्री के लिए प्रीतिकर हो सकते हैं। सुंदर एवं आकर्षक दिखने की इच्छा एक उम्र में नैसर्गिक होती है, किंतु बाल रेंगने, झुर्रियाँ मिटाने और युवा दिखने की गारंटी करने वाले विज्ञापन सबसे ज़्यादा उन्हें फुसलाते हैं जो नैसर्गिक सौंदर्य से अधिक कुछ और चाहते हैं। तो इस तरह से लेखक सुधीश पचौरी जी इस लेख में आजकल की समूची देह ही हमलावर बना दी गई है, यह बात इस लेख के माध्यम से स्पष्ट करने लगे हैं। त्वचा पर अतिरिक्त इस देहवाद का नया पहलू है। इससे पहले नेत्रों, गालों और बालों पर जोर था। आज से 20-25 वर्ष पहले के विज्ञापन देखें तो पता चलता है कि प्रसाधन सामग्री त्वचा की चमक, ताजगी और कोमलता पर जोर न देकर आँखों की नज़र, केशों की चमक और मजबूती और गालों की लाली पर जोर देती है। त्वचा बुनियादी कैनवस नहीं थी। आज त्वचा यानी देह एक जीता जागता कैनवास बना दिया गया है। तो इस तरह से लेखक त्वचा के कैनवास या क्रीड़ास्थली और रंगस्थली बना देने के गहरे सांस्कृतिक अनुरोध है। तो इस तरह से इसने एक नया नस्लवाद किस तरह से पैदा किया है, यह बात त्वचा को लेकर लेखक स्पष्ट करने लगे हैं। हम ताजादम चमकदार चेहरों का रोब खाते हैं और मलिन चेहरों से, चाहे हमारे अपने हों, घृणा करते हैं। और प्रसाधन के इस त्वचावाद ने साधन संपन्न को आकर्षक बना दिया है। संपन्नता के बदबूदार ठीवों को कमनीय बना डाला है। दिल्ली में साधारण घरों को दिल्ली प्रशासन टाइलों से इसलिए सजाता है ताकि गंदगी छिपी रहे।
यह बात इस लेख के माध्यम से लेखक स्पष्ट करने लगे हैं। त्वचा और चेहरों के सौंदर्यीकरण की इस मुहिम की सबसे बड़ी शिकार स्त्री है। यह बात इस लेख के माध्यम से लेखक स्पष्ट करने लगे हैं। उसे मानवीय अधिकार और सम्मान देने की जगह एक आकर्षक वस्तु में बदल दिया गया है और हर विज्ञापन में, यहाँ तक कि टायर या पेंट के विज्ञापन में भी स्त्री बैठा दी गई है। वही विक्रेता है, वही खरीदार। विज्ञापन जगत में स्त्री एक अति की तरह है। यह अति विज्ञापन शास्त्र की एक मात्र उपलब्धि है। स्त्री विज्ञापनों का सबसे बड़ा औजार है। इसलिए भी शायद स्त्रियों का होना इतना सहज लगता है कि उपभोक्ता आसानी से ढेर हो जाता है और प्रसाधन सामग्री के विज्ञापनों के देहवाद ने स्त्री देह को आकर्षक बनाकर चौराहे पर टांग दिया है और इसे सच का एक पहलू कहा जा सकता है। तो इस तरह से साधन सामग्री की क्रांति ने हमारे समाज के लगभग सभी स्तरों को चपेट में ले लिया है और त्वचा और चेहरे भर के सौंदर्य शास्त्र ने भले ही स्त्री को एक निर्लज्ज प्रतीक में ढालकर पुरातन आत्माओं को कष्ट दिया है, किंतु उसमें स्त्री को एक कृत्रिम व्यक्तित्व भी दिया है जो सूर्यपशा की लाजवंती की लाज को बंधन नहीं मानता। समाजशास्त्री ऐसे मानते हैं कि हम हजार नाक भों सिकोड़े ढिल्ले चिल्लाए, किंतु प्रसाधन सामग्री और विज्ञापन ने मिलकर हमें एक नया रूप सौंदर्य दिया है, जिसके साथ हमारे रिश्ते अभी तक सामान्य नहीं बने हैं। मन ही मन हम चाहते हैं कि वह आकर्षक स्त्री हमारे पास हो जो एक महक में नहा रही है, किंतु प्रकटतः हम वैसा कभी नहीं कहते। हम इस नए रूप सौंदर्य शास्त्र के शिकार हो चुके हैं और इस तरह से जितना आकर्षक आज हमारे समाज में ग्लैमर चकाचौंध का है, उतना चिंतन और विचार का नहीं है। यह बात लेखक इस लेख के माध्यम से स्पष्ट करने लगे हैं। धन्यवाद।